कार्बनिक रसायन आज से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th वाले बच्चों और कुछ 11th वाले बच्चे भी हों वो चलेगा, लेकिन देख लीजिएगा कार्बनिक रसायन को स्टार्ट करना है कहां से। अगर किन चीजों को जान ले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान होने लगता है। कई बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी कठिन लगती है, तो मैं आपको कहूंगा कार्बनिक रसायन सबसे सरल है। इसको समझने का एक तरीका होता है। मैं इस साल क्लास 12th वाले बच्चों का एक डिमांड था कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारे स्कूल में कार्बनिक रसायन से स्टार्ट किए हैं, तो कार्बनिक रसायन को थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। तो एक्चुअली जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसीलिए कार्बनिक रसायन को उस टाइम पर नहीं चला रहे थे। आज जो भी बच्चे कार्बनिक रसायन को सीखना और समझना चाहते हैं, मैं उनको दो बातें कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी होता है क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना। अब सवाल यह है कि क्लास 11th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना समझे हो तो समस्या हो सकती है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको जो भी सिखाऊं, जो भी चीजें क्लास 11th की जरूरत की चीजें हैं क्लास 12th में जहां जहां पर भी पड़ेगी, वहां वहां पर मैं आपको उन चीजों को सिखाते हुए समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। यानी आपको क्लास 12th में आने के बावजूद अगर आप 11th में नहीं पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं समझे हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम जीरो में भी है, तो भी क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम हेलो एरिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेलो एरिन, हेरो एल्केन और हेरो एरिन यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव्स जो है उनको समझने में आपको काफी हेल्प मिलेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत मदद मिलेगा। अच्छा लगेगा आपको कार्बनिक रसायन को समझने और सीखने में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जब आप समझाते हो ना तो समझ में तो बहुत बहुत कुछ आती है, समझ में आता है, लेकिन उनके क्वेश्चंस हम समझा नहीं पाते या बना नहीं पाते, तो उनके लिए भी मदद मिलेगी। तो बच्चों एक बात याद रखना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक एक चीजों को नोट करते हुए करना, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना, बहुत मजा आएगा। तो बच्चों आज एक ही बात कि आप आ चुके हैं मेरे क्लास में, सबको गुड इवनिंग। और आज की क्लास सबसे अच्छा जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, इधर उधर की बातें चैट में ना करें, और सबसे अच्छी पढ़ाई यही होगी कि जब भी आपको क्लास अच्छा लगता है एक बार लाइक कर दें। और दूसरी बात, क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा चैट में, क्योंकि चैट वाली बटन को बंद करके बैठ जाओ। आराम से जो जो पढ़ा रहा हूं उसको समझते हुए अपनी कॉपी में लिखते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक एक चीजें आपको समझ में आते जाएगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं एक एक चीजों को समझते हुए। कार्बनिक रसायन आज से स्टार्ट करते हैं। यह समझने से बहुत आसान हो जाएगा। मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं वो समझने से आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इनके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा एक बात है, क्लास 12th में आपका है क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो स्टार्ट होता है ना, वो होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होता है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से। पर सवाल यह है कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स जो है, इनको पढ़ने से पहले कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इनके कुछ बेसिक केमिस्ट्री आपकी समझ में आनी चाहिए। यानी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाना चाहता हूं। यानी आप ये समझ लें हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन हेलो एल्केन और हेलो एरिन को समझने के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। वो क्या हो सकता है जरा देखें। सबसे पहली बात तो एक बात समझ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। बेटा हमारा पूरा शरीर जो है, शरीर का अधिकांश भाग
कार्बनिक रसायनों का एक पूरा का पूरा पैकेट है, पुड़िया है, जो सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में परिवर्तित हो रही है, एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रहा है, शरीर का निर्माण हो रहा है। ये सारी घटनाएं अंदर चल रहा है, चाहे वो हार्मोन्स के रूप में बात करें, चाहे विटामिन की बात करें, चाहे आप प्रोटीन की बात करें, चाहे इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो लिपिड है, इन सब की बात करें, तो ये पूरा का पूरा चीजें जो है कार्बनिक रसायन। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिक किसे कहें, तो हम ये कह सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन क्या है, इनके व्युत्पन्न क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या बोलूंगा मैं? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न शब्द का मतलब डेरिवेटिव्स, यानी कि मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ यौगिक, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पर भी परेशानी है, तो मैं हर परेशानी को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा, बातों को समझिए। हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन मीथेन, मीथेन जानते हो ना, मीथेन, मीथेन CH4। इनके व्युत्पन्न क्या हो सकते हैं? अगर इसकी संरचना पे ध्यान दें तो आप जानते हो कि एक कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस हाइड्रोजन को हटा करके अगर मैंने जोड़ दिया इसमें एक Cl, तो ये इनका ये मीथेन है, मीथेन का ये व्युत्पन्न हो गया। क्लोरीन के साथ मीथेन है तो इसको क्लोरोमीथेन कह देंगे। इसी तरह से अगर 2 हाइड्रोजन को हटा करके मैंने क्लोरीन जोड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? ये क्लोरोमीथेन हुआ, मोनोक्लोरोमीथेन हुआ, ये डाइक्लोरोमीथेन हो गया। इस तरह से यहां पर चारों हाइड्रोजन को हटा करके भी कर सकते हैं, 3 हाइड्रोजन को हटा के भी कर सकते हैं। तो इनके कई तरह के यौगिक मिल सकते हैं, कई तरह के यौगिक मिल सकते हैं। जैसे अगर मैंने उसमें से एक H हटा करके एक OH लगा दिया है तो अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, मिथेनॉल। अब ये सारी चीजें आपको तब अच्छे समझ में आएगा जब हम इनके पूरे बेसिक से डिजाइन करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आपके हिसाब से बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आपके समझ के हिसाब से बनाएंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो बस बताइए यस और नो, तैयार हैं कि नहीं? आप बोलिए। बेटा मैं आज की क्लास में चाहता हूं कि कम से कम चैट पर ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें, आप भी और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। तो तैयार है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें, ऐसे CH4 लिखना, C के साथ 4 H जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे जुड़ा है, इन बातों को समझने के लिए हमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। बहुत सिंपल है लेकिन अपने दिमाग में ये बना के रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहली बात है कि कुछ बेसिक बातों को जानिए। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हर बच्चे को एक छोटी सी बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। वो ये है कि कार्बनिक यौगिकों में कौन से ऐसे तत्व हैं जो बार बार उपयोग में आते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व पढ़े हो, सारे तत्वों की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में जाओगे तो उसके भौतिकी गुणों के बारे में जानकारी जरूरी है, यानी लगभग सभी तत्वों की जानकारी संबंधित हो जाता है या उनकी प्रकृति से संबंधित हो जाता है। लेकिन कार्बनिक रसायन में केवल और केवल कुछ ही तत्व हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हो कौन से तत्व सबसे महत्वपूर्ण हैं? यहां पर कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? वो तत्व आप सारे बच्चों को पता होगा। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूं तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं, वो तत्व कौन से हैं? वो तत्व है बेटा कार्बन। वो तत्व, वो एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन,
सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है कार्बनिक रसायन में। इन्हीं के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी की जरूरत है। कौन कौन सी चीजों की जानकारी की जरूरत है? इनके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। कार्बन के बारे में जानकारी मिल गई कि कार्बन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। कुछ लंबी लंबी बातों को याद करने की जरूरत नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसको एक संकेत देते हैं जिसको कहते हैं लेविस डॉट सिंबल, लुईस डॉट संरचना। तो कार्बन के अंतिम कोश में कार्बन, लुईस संकेत, कार्बन का संकेत सी है, ये कार्बन है, कार्बन का संकेत सी है। इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे ऐसे 1 2 3 4। इस तरह से आप देख रहे हो कि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को कभी भी आप याद रखें तो क्या याद रखें? कार्बन 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन को याद रखें। बाहरी कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ध्यान देते हैं आगे, ठीक। अब इतनी तो बात पता चल गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला इसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता। तो किसी तत्व के बारे में कितनी जानकारी जरूरत है? कुछ नहीं, डायरेक्ट पता चल गया। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का संकेत है सी, 4 डॉट। और क्या पता चला? इससे पता चलेगा कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जोड़े में नहीं है, अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहां पर आप देखो, संयोजकता निकालने का एक ही तरीका है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बोला मैंने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नोट करो बच्चों, नोट करो। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, कोई भी जोड़ी में नहीं है। कितना है? 4। इससे पता चल गया 4 इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित। मतलब क्या हुआ? संयोजकता का मतलब क्या हुआ? वो कितने बार दूसरे परमाणुओं से बंध बना सकता है, कितने बार वो एक दूसरे को जोड़ सकता है, पकड़ सकता है। यस, उसकी पकड़ है, दूसरे परमाणुओं के साथ पकड़ को संयोजकता कहते हैं। इसी बंधन की संख्या को दर्शाता है। तो कितना बंध बना सकता है? तो इस आधार पर कार्बन कभी भी संरचना सूत्र बनाएगा तो क्या बनाएगा? कार्बन संरचना सूत्र बनाता है, कार्बन के अंतिम कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 4 बंध बनाएगा। तो ये जब भी संरचना सूत्र बनेगा कार्बन का, तो इसे 4 डंडे वाला बनेगा। देखो, 4 डंडे वाला, 4 डंडे वाला। कार्बन पर डंडों की संख्या 4 होगी, बंधों की संख्या 4 होगी। हमने कार्बन, हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है हमारे पास? ये कार्बन है। कौन है सबसे महत्वपूर्ण तत्व? कौन सा है? कार्बन है। संकेत क्या है? सी। एक तत्व। और कोई तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं कार्बनिक यौगिक में जो सबसे महत्वपूर्ण है? दूसरा तत्व हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H। हाइड्रोजन का संकेत H है। अब बताना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है हाइड्रोजन का लुईस डॉट सिंबल क्या होगा? हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों कितना है? 1 ही है ना, तो संयोजकता 1 है। अब इसकी संरचना सूत्र क्या होगा?
एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक डंडे वाला होगा। अब वो डंडा ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ, आपकी मर्जी। तो इस तरह से ये हुआ। तीसरा कोई तत्व है, बताओ कौन सा तत्व है भाई? इसका महत्वपूर्ण तीसरा तत्व कार्बन हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? भाई ये सब पता कैसे लगता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं 1s2, 2s2, 2p4, ये इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर। पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऊर्जा स्तर में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और ये 4। अंतिम कोश को ही देख रहे हैं तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 कक्षक होते हैं तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4। 2 युग्मित है और 2 अयुग्मित है। लोबेस डॉट संरचना इसी से बन जाएगा, या नहीं तो डायरेक्ट यहीं से काम करते हैं। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, ये 6। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। दूसरी बात, लुईस डॉट संरचना क्या होगी? तो ऑक्सीजन संकेत है और उसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हमें लिखना कैसे है? एक बिंदु, दूसरा बिंदु, डॉट यानी बिंदु, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, 4 एक एक करके भरे, लेकिन अगला 5वां जब भर रहे हैं तो हम उनको जोड़ी बनाते हुए भरेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ स्थान 4 है। किसी भी परमाणु के अंत में 4 स्थान होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो हमने भरा 4, 5वां में क्या हुआ? युग्मित हो गया, ये 6वां। अब देख लो भाई इसमें क्या नजर आ रहा है। हो गया। कैसे बनाया मैंने? ऑक्सीजन O 1, 2, 3, 4। 5वां कहीं से भी युग्मन कर लो, यहां से 5 कर लो या यहां कर लो, यहां पे कहीं से भी करो, एक ही मतलब 5, 6। तो 2 युग्मित है, 2 अयुग्मित है। अब आपको बताया था संयोजकता बंध बनाने की क्षमता कितनी है, तो संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। सिंगल, युग्मित यानी जोड़ी, अयुग्मित यानी सिंगल। ठीक है, तो सिंगल कितने हैं? इसमें सिंगल है 2, तो यहां पर हुआ 2। तो इस ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हुआ, यानी ये सिर्फ 2 ही बार बंध बना सकता है। तो ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये 2 अयुग्मित है, अयुग्मित ही बंध बनाता है। तो बच्चों याद रखो, जब मैंने यहां पर बात किया था इस तरह के संरचना सूत्र कैसे बने, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इतनी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। चलिए, और कौन कौन से तत्व है जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे, इसको मिटा देता हूं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, जिन बच्चों को नहीं आता है कहूंगा 0 लेवल की बेसिक केमिस्ट्री देखेंगे, उसमें से आप सीख जाएंगे। अगला तत्व क्या लूं? बताओ, 3 तत्व तो हो गए महत्वपूर्ण तत्व, वो हो गए वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद कौन सा तत्व होगा? बोलो। इसके बाद होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, N। नाइट्रोजन का संकेत है N। तो पहला लिखना है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, 2 और 5। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है 5, ये 5। अंतिम कोश में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। तो हम अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह से इतनी सारी बातों को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको? क्योंकि उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी फाइनल जानकारी ये होनी चाहिए, तब काम चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। मेरे साथ लिख रहे हो ना आप सब? बताओ। रतन जी पूछो बच्चों से कि वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, जरूर बच्चे बताइए, और बहुत अच्छा होगा इन चीजों को सीखना। चलो साहब, 5। तो नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल क्या होगा बच्चों, बताओ?
आप सब अपनी कॉपी में मेरे से पहले बना लो, क्योंकि समझ चुके हैं, बस इतना जानकारी होने से सब कुछ क्लियर है ना? सही है ना? तो चलो अगला स्टेप है लुईस डॉट संकेत। तो लुईस डॉट संकेत में नाइट्रोजन का संकेत N है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब अगली बात लिखने है संयोजकता यानी वैलेंसी। संयोजकता है कितनी? संयोजकता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने हैं 3, तो संयोजकता है इसकी 3। फिर बात होता है कि इसका अगला संरचना सूत्र क्या दिखाई देगा? तो नाइट्रोजन ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 अयुग्मित है, तो तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाता है, तो इसकी 3 बंध बनाने की क्षमता है। तो संरचना में वो बंधों की संख्या दिखाई देगा। चलिए साहब, अब नाइट्रोजन के बाद अब मैं अगला तत्व लेता हूं हैलोजन। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। हैलोजन में क्या था? हैलोजन को हम एक्स से दर्शाते हैं, और ये कौन कौन से तत्वों को कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तत्वों को हम हैलोजन कहेंगे। हैलोजन को चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को दिखाने के लिए हम एक्स कॉमन संकेत लेते हैं, सबके लिए एक सामान्य संकेत लेते हैं एक्स। तो यहां पर मेरे पास संकेत है एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबको दर्शाने के लिए। एक भैया चाहे क्लोरीन को ले लो, चाहे फ्लोरीन को ले लो, चाहे आयोडीन का, सबका एक जैसा संकेत आएगा। सो फिलहाल फ्लोरीन का लेना हो तो क्या बनेगा, क्लोरीन का लेना हो तो क्या बनेगा? तो चलो फिलहाल मैं एक्स मान रहा हूं। इसके अंतिम कोश में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं इसका लेविस डॉट सिंबल क्या लिखूंगा? फ्लोरीन का या क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन का भी सेम होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई मैं ऐसा हर किसी के लिए यहां पर लिखते जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। सो मैंने उसकी जगह पर एक संकेत लगाया है, वो है एक्स। हैलोजन के लिए किस संकेत को उपयोग करेंगे? हैलोजन शब्द बोलेंगे तो एक्स, फ्लोरीन को बोलेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन बोलेंगे तो क्लोरीन Cl, आयोडीन बोलेंगे तो I, ब्रोमीन बोलेंगे तो Br। तो फिलहाल मैं हैलोजन बोल करके इसको समझा रहा हूं। ये 7 इलेक्ट्रॉन, एक्स हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं। अब हमारे पास है इसकी संयोजकता कितनी है? देखो अयुग्मित कितना है? 1। संरचना सूत्र बनते समय क्या बनने वाला है? एक्स। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन 3 बार हमको नजर आ रहा है, एक अयुग्मित, और यही बंध बनाएगा। इस तरह से हमें यह समझ में आ चुका है कि इन तत्वों का लेविस डॉट सिंबल क्या है। हमें बहुत सारी जानकारी इससे हासिल हो जाती है, पर ऐसा नहीं कि आपको यह भी रटना है, यह भी रटना है, यह भी रटना है, कुछ नहीं। सीधा सा मतलब है ये याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? मैं यहां पर इस चीज को लिख देता हूं। हमें क्या याद रहना चाहिए? हमें याद रहना चाहिए सिर्फ ये मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये याद रहना चाहिए। तो सारे तत्वों का बन जाएगा। अब सारे बच्चे मुझे एक बार जरूर बता दें कि क्या आपको यह याद हो चुका है हम कौन कौन से तत्वों के बारे में पढ़े हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। क्या जान चुके हैं? कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेविस डॉट सिंबल बन गया। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेविस डॉट सिंबल हो गया। ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन 5, 1 2 3 4 5, हैलोजन 1 2 3 4 5 6 7। क्या पता चला? कार्बन 4 बार बंध बनाएगा, ये लीजिए 4 बार बंध बना सकती है, हाइड्रोजन 1 बार, ऑक्सीजन 2 बार, नाइट्रोजन 3 बार और हैलोजन 1 बार। बस एक छोटी सी बात से पूरा काम बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन तभी बनाने आएगा जब एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बैठा लेंगे। चलो बच्चों बताओ कितने बच्चों के दिमाग में यह बैठ चुका है? बस मुझे इतना ही बता दो ताकि मैं आगे, मैं बोल रहा हूं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे यदि मेरे इस स्टेप्स को फॉलो करोगे।
लेकिन हां, अगर आज आए हो तो कल भी रहना होगा, परसों भी रहना होगा, रेगुलर रहना होगा, तभी जाकर के आप बेहतर कर पाओगे। साथ में अगर आप मेरे साथ जाकर के आप टेस्ट भी दिलाना चाहते हो तो दिला सकते हैं, और वो करना बहुत जरूरी है। लेकिन हां, अभी से पूरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं पहले बता देता हूं। लेकिन हां, इतना तो कर सकते हो कि हमारे साथ उस टेस्ट के क्वेश्चंस को इकट्ठे कर सकते हो, उन होमवर्क को इकट्ठे कर सकते हो। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप नहीं बना सकेंगे, हर प्रश्न आपसे बनेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैं इसी के साथ आपको बताता हूं, इन चीजों को उपयोग करके हम संरचना सूत्र बना सकते हैं। यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन करेंगे, और जब संरचना सूत्र पता होगा तभी हम योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं कर पाएंगे। ये अभिक्रियाएं, इतनी ही प्रकार की अभिक्रियाएं तो होती है कार्बनिक यौगिकों में, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम उन अभिक्रियाओं की तरफ जा सकेंगे जब संरचना सूत्र हमें बनाने आएगा। तो संरचना सूत्र, इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो संरचना सूत्र हम बनाएं कैसे, एक एक करके एग्जांपल आपको देते जाऊंगा। ये चीजें आपके दिमाग में आ गया कि नहीं ये देख लो, आपको ये याद रखना है। इतना ही याद रखना है, मैं कहूंगा इतना ही याद रखना है। इतना ही याद रखना है, फिर सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, सब तैयार हैं? बोलो यस और नो। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले मैं कहूंगा CH4 का संरचना सूत्र क्या होगा। चलो बच्चों बताओ, CH4, देखो कोई भी यौगिक देखोगे ना तो उसका फॉर्मूला एक निश्चित फॉर्मूला होगा। वही फॉर्मूला क्यों होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आज हमें 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बहुत जल्दी फ्लो करना है, बहुत जल्दी बढ़ना है आपको। ठीक है, चलो इसका संरचना सूत्र क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक कार्बन है, ये लो भैया मैं एक कार्बन ले लेता हूं, उसका लेविस डॉट सिंबल लिख देता हूं। मुझे यहां पर पता चल रहा है भाई हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन अपने एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली होता क्या है, अपने अयुग्मित एक परमाणु दूसरे परमाणु के अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच में शादी करवाता है, ब्याह रचवाता है, यानी उनको जोड़ी बनवाता है। आगे दिमाग में क्या बोला मैंने, एक परमाणु हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसका बच्चा है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों अयुग्मित है, तो चारों की शादी करवाएगा, ये भी करवाएगा। साझे, मैं यहां पर इस शब्द को दूसरे रूप में लूंगा विज्ञान की भाषा में, साझेदारी कराएगा, यानी शेयरिंग करवाएगा, दोनों के बीच में साझेदारी होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से नजदीक आ जाएगा। सो ऐसा होगा कि ये युग्मित हो जाएगा, जहां युग्मित हुआ तो बंधन नहीं हो सकता, वो बंध नहीं बना सकता। तो कितना हुआ, कार्बन ये काम कितने बार करता है, 4 बार करता है, जबकि हाइड्रोजन कितने बार करता है, केवल 1 बार करेगा, क्योंकि उसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये अयुग्मित मतलब जोड़े में नहीं है। ऑक्सीजन कितने बार करेगा, 2 बार करेगा, तो अयुग्मित है। नाइट्रोजन 3 बार करेगा, हाइड्रोजन 1 बार करेगा। युग्मित वाला नहीं कर सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी युग्मित है। तो चलिए यहां पर देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन कितना बेटा, 4, तो एक हाइड्रोजन ये आ गया, ये अपना अयुग्मित लेके, ये भी एक, और इसी तरह से 4 अयुग्मित। अब ये करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल एक काम करना है, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से जोड़ देना है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए।
तो अयुग्मित अयुग्मित जोड़ रहा है, मतलब सीधा सा जवाब बेटा, हर बच्चा बना सकेगा इस चीज को। तो सी हर एक हाइड्रोजन से देखो एक बंध, ये भी एक बंध, ये भी एक बंध, और ये एक बंध से जुड़ा हुआ है। इससे सरल और क्या हो सकता है, जरा सोचिए, है ना। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है, आप सबको बनाने आ गया। तो ये इसका संरचना सूत्र, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे लिखने पर अच्छा दिख रहा है, सुंदर भी तो दिखना चाहिए। अब फिर मैं बात करता हूं, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। C2H6 लिखा हुआ है, C2, C3, C4, C5, C6 ऐसा लिखा रहता है ना। इसका क्या मतलब है? C2 लिखने का मतलब है कि दो C आपस में जुड़े होंगे। देखें, कार्बन के बारे में यह जानकारी आप हर जगह पे रखेंगे, हाइड्रोजन के बारे में यह जानकारी हर जगह रखेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो कार्बन, ये लीजिए 2 है, कार्बन के अंतिम कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। C2 का मतलब हुआ ये दोनों C आपस में जुड़े हुए हैं। ये लीजिए, ये दोनों C आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये इसको इनके साथ ऐसे जोड़ दीजिए। फिर कार्बन का काम हो चुका है। हाइड्रोजन के बारे में सोचिए, हाइड्रोजन के एक एक कितने संयोजकताएं, 1 2 3, 1 2 3 संयोजकताएं 6 है। क्या हो सकता है इसके बारे में? संयोजकता 6 है, तो भाई 6 हाइड्रोजन भी तो है। 1 2 3 4 5 6, हमेशा हाइड्रोजन एक संयोजकता रखता है ना, तो इस कारण से वो एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकता है। तो अब बताओ क्या होगा? ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, हो गया नहीं? ये देखो, ये देखो। अब बताओ कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या बिना संयोजकता के? 2 कार्बन है, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन अपने आप जुड़ गया। मतलब इसका संरचना सूत्र आपको क्या नजर आ रहा है? बोलो, इसका संरचना सूत्र क्या नजर आ रहा है? C सिंगल बॉन्ड C, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये एक डंडा मतलब एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी एकल बॉन्ड है। ये ले हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। इन बंध को बनते हुए जब आप देख रहे हो, संरचना सूत्र बना रहे हो, तो एक समय ऐसे आएगा कि आप रिएक्शन करना सीख जाओगे। संरचना सूत्र नहीं जानोगे तो रिएक्शन कभी नहीं कर पाओगे, याद रखना। ये पहला लेक्चर है आपका, सेकंड लेक्चर जाते जाते बहुत कुछ सीखने लग जाओगे। तो बच्चों याद रखो, जितनी ईमानदारी से तैयारी करोगे, जितनी ईमानदारी से पढ़ोगे, उतनी ईमानदारी से आपकी समझ पैदा होगी। और प्रैक्टिस बहुत करना है आपको, ध्यान रखना। अगर इस लेवल की पढ़ाई से स्टार्ट करोगे, कभी तकलीफ में नहीं आओगे। मैं अगली बात कर रहा हूं, तीसरा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास है CH3OH, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 3 परमाणुओं की जानकारी होनी चाहिए। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात है। ये जो मैंने डंडे लगा दिए इसको भूल जाओ यार, इतना तो याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही डंडा बनाता है, आपको पता चल गया। तो 3 तत्वों की जानकारी आपके पास दिमाग में आ चुका है, इनको उपयोग करो। चलो कैसे? कार्बन, पहले एक एक करके आगे बढ़ते जाए ना, कार्बन का काम कर लें, फिर अगला काम करेंगे, फिर अगला काम करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो कार्बन अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे बच्चों को पता है। इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो ये लिखा हुआ है कार्बन फिर हाइड्रोजन H3, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन H3, मतलब इस कार्बन को 3 H है, मिला है, तो हमने लिखा H, एक ये इनके साथ जुड़ गया, सीधे लगाते जाओ, लगाते जाओ। अगला H, ये लीजिए लगा दो, 2 हो गया, चाहे इसमें लगाओ या इसमें लगाओ। अगला है ये लीजिए, कहीं भी लगाओ, आपकी मर्जी। एक बच गया, एक बचा है, मतलब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही कि आगे की चीजों को मैं जोड़ सकता हूं। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में मुझे पता है।
अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 युग्मित और 2 अयुग्मित। ये अयुग्मित इनके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, बन गया। अब फिर एक और उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि भाई इसके आगे कुछ जोड़ना है, हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन ले लिए और ये जोड़ दिए, तो इसके संरचना सूत्र बन गया। इस तरह से आप आगे प्रैक्टिस करते जाइए बच्चों। क्या आप इसे बना सकते हैं? चौथा में दे रहा हूं आपको, C2H4 बना सकते हो क्या? इसका संरचना सूत्र बना सकते हो क्या? जिसका जिसका बना सकते हो आप एक बार बनाते जाओ, क्योंकि यही है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहली पकड़। क्योंकि ये नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जो भी दूंगा आप बना लोगे, पर ऐसा करते हुए आगे बढ़ते जाइए। मैंने दूसरा दिया है C2H4। यस और नो में जवाब दे दिया करो। सर नहीं बनेगा, बनेगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस कर सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं। चलिए कोशिश करिए, बताइए जल्दी से, चलिए बनाइए। तो बताइए जल्दी से। तो यहां पर है बेटा 2 कार्बन, फिर वही बात, 2 कार्बन है मतलब कार्बन C जुड़ेगा आपस में। तो कार्बन 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 के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लीजिए। कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। चलिए फिर अब ये होगा कि एक बंध से तो आपस में जुड़ ही जाएंगे, ये लीजिए। इस कार्बन पर देखो कि कितने और हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, यानी 3 3 6 हाइड्रोजन चाहिए, जबकि मेरे पास है सिर्फ 4 हाइड्रोजन। जितना उस अणु में है उतना ही बताएंगे ना, अपने से नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इसको और इसको 2 हाइड्रोजन दे दें, या यूं कह सकते हैं कि भाई अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को और ऐसे जोड़ दूं दोनों के, तब इस जगह पर और इस जगह पर, इस जगह पर एक और इस जगह पर एक, इस जगह पर एक, इस जगह पर एक, यानी कि इसमें 2 और इसमें 2 जुड़ सकता है। तो मैं सोच रहा हूं इसको 1 दे देता हूं, फिर इसको 1 दे देता हूं, हो गया 2 हो गया इसमें, और ये हो जाएगा 2 इसके साथ। ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड बना और दोनों में 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। ये सेम है भाई, इसमें बड़े सुंदरता से दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा कचरा जैसा दिख रहा है, पर है तो ही। तो ऐसे ही सोचना, एक बार और सोच के देखो। C2H2 में क्या हुआ होगा? हमें यहां पर देखो, कार्बन की एक विशेषता होती है कि वो सिंगल बॉन्ड आपस में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इन चीजों को भी ध्यान में रखना है आपको। चलो बनाओ। हो गया, चलो इसको बनाते हैं। कार्बन, हम इन बातों को भूलेंगे नहीं ना, यही तो है जो हमको बताता है कि कार्बन के अंतिम कोश, किसी भी तत्व के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का लुईस डॉट सिंबल क्या है, यही एक चीज है जो हर बार आपको नई चीजें सिखाती जाती है। यानी कुछ भी आप इसी के बेस पर करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा आधार नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टम ये है, सीधा सा बताता हूं। चलो, दोनों C2 का सीधा मतलब है दोनों जुड़े हुए हैं। अब यहां पर पता चलता है 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ना चाहिए। हमारे पास 6 हाइड्रोजन नहीं, केवल 2 है। अगर मैं इसमें एक बंध लगा दूं तो अब क्या हुआ, 2 इधर 2 इधर, यानी कि 4 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। यह भी समस्या है। अगर मैं इनको आपस में ऐसे जोड़ दूं तो एक एक लगाने पड़ेंगे, यानी कि 2 ही हाइड्रोजन हमें लगाना है। तो एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। हाइड्रोजन का वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वही बंध बना रहे हैं ना भाई, ध्यान रखना। हो गया क्लियर? अब मैं और एक देता हूं, आप समझिए। मतलब ये समझ में आया बेटा कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन आपस में, हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये है बेटा। कुछ बच्चे बोले सर इसका नाम क्या होगा, तो मैं आपको कहूंगा
ध्यान से सुनिए। और कुछ बच्चे थोड़ी सी ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, तो जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं उनके लिए तो होता नहीं क्लास, आप तो जानते ही हैं। तो मैं आप कहूंगा जो कर रहे हैं उनको ध्यान मत दो, आप जो पढ़ रहे हो वो बच्चे ध्यान दो बस। एक और बड़ी बात कि प्रैक्टिस करना है ये सोच के करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रैक्टिस करने से अपने आप सब कुछ आपसे बनेगा। ये एक तरह का गणित है जिसको हल करना है। अभी तो ये शुरुआत हो रही बच्चों, अभी और आगे जाओगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलो चलते जाओ और बताते जाओ। मैं कह रहा हूं C3H6 है तो क्या बनेगा, क्या चांस है इसमें? कोशिश। C2 हो गया तो हमने एक एक करके जोड़े, 3 है तो भाई C यस, कुछ नहीं यार, एकदम सिंपल। 1 2 3। कार्बन की जो जानकारी है उसको भूलिए मत। कार्बन के अंतिम कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। इतना तो क्लियर है आपके पास। सो क्या होगा इसमें? इस बंधन को भी समझें। ये लीजिए, ये तो होगा। अब हाइड्रोजन मुझे 6 जोड़ना है। 2 3 4 5 6 7 8 जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। ठीक है। अब इस बात को ध्यान दें कि मैं 6 को, जब आप एक काम करते थे कि भाई 8 हाइड्रोजन मेरे पास तो है नहीं, 6 है, तो क्या करोगे इस टाइम पे? आप क्या करते हो, 2 कार्बन के बीच का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके आपस में डबल बॉन्ड बना देते हो। तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड बनाओ, चाहे इसमें बनाओ चाहे इसमें बनाओ, आपकी मर्जी। चलिए मैं अगर इसको बना देता हूं तो अब मैं कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो यहां पर डबल बॉन्ड होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब आपको समझ में आया, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। हो गया? क्या संरचना बन गया? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया, कोई समस्या नहीं आई। तो यहां पर देखिएगा, ये बन गया। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिखूंगा? C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन H, सिंगल बॉन्ड C, 3 H, इस तरह से। हुआ ना? बोलो कितना आसान है। अभी बहुत सारे काम कराऊंगा मैं। एकदम स्पीड क्यों नहीं जा रहा हूं, इसका रीजन आप समझ सकते हो कि एकदम ज्यादा स्पीड जाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाएंगे। तो चलिए 6वां 7वां एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक और काम, अगर मैं यहां पर ये दे दूं तो कैसे करोगे? HCHO का संरचना सूत्र क्या होगा? जरा सोचो, सोचो भाई। H के बारे में जानते हो, ये अगला कार्बन आ रहा है, H के बारे में तो हो गया। अब कार्बन को जोड़ते हैं, कार्बन अंतिम कोश में ये। इससे ये पता चलता है कि भाई इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। फिर अगला हाइड्रोजन आ गया, कहीं भी लगाइए हाइड्रोजन, कहीं भी लिखिए, ये हाइड्रोजन है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसके कार्बन के साथ बंध बना लिया। अब अगला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा बोलो? इसमें एक ये अयुग्मित इसके अयुग्मित के साथ जुड़ गया, ये अयुग्मित इसके अयुग्मित के साथ जुड़ गया। हम लिख के आ सकते हैं कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी इलेक्ट्रॉन युग्मों को लिखने की आदत अगर बना लेते हो इस तरह से, बेटा युग्मित मतलब देखो मैंने ऑक्सीजन को इतना बड़ा लिखा तो ये युग्म एक साथ दिखाई देना चाहिए ऐसे, ये अयुग्मित है, ये साफ साफ दिखना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आपने ऐसा कर दिया हो कि कहीं पर भी ऐसे बिखरा दिया, पता ही नहीं चल रहा हो कि क्या लिखे हो, ऐसा नहीं बेटा। हमेशा ध्यान रखना कि युग्मित यानी जोड़ी को जोड़ी की तरह दिखना जरूरी है और सिंगल को सिंगल की तरह दिखना जरूरी है। तब जाकर के आपका जो
समझ है वो ज्यादा क्लियर डेवलप होगा। ये बहुत जरूरी है। ये हो गया। अब बताओ इसको कैसे बनाओगे, CH3CHO को। अगर जैसे पूछता हूं, जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो तो उनको एक काम करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया करें वीडियो। रुक जाएंगे हम, ऐसे ही खड़े रहेंगे, तब तक आप बना लिया करो। जब बन जाएगा तो मेरे क्लास के साथ उसको मिलान कर लिया करो, जैसे मैंने बताया है। आपका सही है कि गलत है वो पता चल जाएगा। चलिए, आप कैसे सोच रहे हैं ये पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, देखो तो कार्बन है, कार्बन के अंतिम कोश में ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा हाइड्रोजन इनके साथ बंध बना लिया, तीसरा हाइड्रोजन इनके साथ बंध बना लिया। फिर इसके बाद ये काम खत्म हुआ, फिर इसके बाद फिर से CH आया, तो C पर से याद रखो C को, तो C है, मतलब ये एक C का इलेक्ट्रॉन जो बचा है इनके साथ जाकर चला गया। अब हाइड्रोजन अगला आने वाला है, हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए, ये इनके साथ आ गया। ऑक्सीजन है, ये लीजिए भाई, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 2 युग्मित, 2 अयुग्मित, ये इनके साथ बॉन्ड बना लिया। बन गया ना। हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, CH3, ये लीजिए, फिर CH और फिर है डबल बॉन्ड O युग्मित, इस तरह से। हमेशा याद रखें, जहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको दर्ज करना जरूरी है, लिखना जरूरी है। हमने 3 तत्वों के साथ अभी जो खेल रहे हैं उसको खेल लेते हैं, फिर अगला और खेलेंगे भाई। खेलना ही तो है, पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक खेल है, खेल के अलावा कुछ नहीं है। खेलते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब मैं एक और चीज दे रहा हूं आपको बढ़िया सा। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने लिखा है CH3COCH3, तो इसकी संरचना सूत्र क्या होगा, जरा सोचो भाई। मैं तो सबका बना के दे दूं, आपको मैं बोल रहा हूं कि आप जब भी मैं बनाता हूं ना, उसके बाद थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया करो, मैं बना के देखता हूं करके, यानी खुद बना के देखने की आदत डालिए। फिर मैं सवाल यहां पर समझा देता हूं। अब C अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 सीधा सीधा मैं जोड़ना शुरू करूंगा। मुझे पता है कि हाइड्रोजन हमेशा एक बंध बनाता है और वो हर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाता है। चलिए, फिर आता है कार्बन 1 2 3 4, तो एक ही बचा है, तो एक ही बार बंध बनाएगा ना इसके साथ, ऐसा नहीं कि डबल लगा लेगा। फिर CO है, अगला ऑक्सीजन है, ये लीजिए ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 युग्मित 2 अयुग्मित। बेटा कभी भी CO लिखा हो तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा कि डबल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन CO जब भी लिखा होगा तो डायरेक्ट कुछ ना सोचो कि वो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, सबसे बड़ी बात है। तो ये देखो, इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके साथ, ये CO है तो CO बन गया। फिर आता है CH3, एक संयोजकता अगला जरूरी है, कार्बन, तो ये कार्बन की 4 संयोजकताओं में से एक के साथ ज्वाइंट हो गया, यानी युग्मन कर लिया, बंध बना लिया। फिर बच गया 3H, 1 2 3 है ना भाई, उसमें भी इसमें भी आ गया। तो हम लिखते कैसे हैं, लिखते समय बड़ा ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O। युग्मित इलेक्ट्रॉन लिखने की आदत डालिए, बहुत सारे लोग लिखते नहीं है, बाद में समस्या आती है कि उसकी समझ से वो बाहर निकल जाता है। जब भी कोई मैकेनिज्म या क्रियाविधि की बात होती तो उस समय ये सारी चीजें बहुत काम आएगा। फिर ये इधर भी और भी सुंदरता से और लिख सकते हो, कई तरह से लिखो, एक ही बात तो है क्या। C डबल बॉन्ड O, C ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो देख लो, क्या अब मैं कुछ और दूं तो आप बना सकोगे, बोलो, देता हूं मैं 10वां। CH3 CH2 CO CH3 CH3 twice CH CO
CH2 3CH3, क्या इसे बना सकोगे? चलो बताओ, हाँ कि ना में जवाब दो भाई। बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा बहुत सारा, एक दो चीजें और समझाता हूं, फिर उसके बाद होमवर्क दे दूंगा मैं आपको, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यहां पर कैसे बना हुआ है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसको मैं, पहली बात तो है ये जैसा लिखा है वैसे के वैसे CH3, C पर ये 4, तो 3 तो जुड़ा हुआ है इसी के साथ H, ये लीजिए। थोड़ा फास्ट काम करते हैं अब, ये लीजिए। फिर अगला पार्ट है ये CH2, तो CH2 का क्या मतलब हुआ कि भाई इस जगह पर C है, ये लीजिए। 2 H जुड़ा हुआ है, एक और ये दूसरा, ये इनके साथ जुड़ेगा ना भाई, तभी तो भाई कोई भी परमाणु एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, ऐसा नहीं, लिंक है, जुड़ा होगा, किसी न किसी तरह जुड़ा होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद है ये CO, अगला फिर आ रहा है CO, तो C का इनके साथ ज्वाइंट हो गया। अब CO का सीधा सा मतलब है कि भाई डबल बॉन्ड O। क्यों डबल बॉन्ड O, क्यों डबल बॉन्ड O, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको क्यों। O युग्मित 2, अयुग्मित 2, तो अयुग्मित इनके साथ बॉन्ड बना लिए, ये लीजिए। फिर आता है इसकी बारी CH3 का, तो C 1 2 3 4 इनके साथ बॉन्ड और ये 3H। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें बनाना कैसे किसी चीज को, ये समझ में आ गया नहीं आया? देखो भाई, CH3 ट्वाइस, इसका मतलब है कि CH3 मेरे पास 2 बार है, ये इसका मतलब हुआ। और तब CH3 में एक संयोजकता बचती है, क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकताओं से 3 H जुड़ा हुआ, तो एक संयोजकता बचा हुआ है, एक संयोजकता बचा हुआ है, जो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस CH के साथ जुड़ जाएगा, CH के साथ जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, CO का सीधा सा मतलब आप क्या जानते हो, एक संयोजकता बचा है, डबल बॉन्ड O से जुड़ना है। फिर उसके बाद कौन आएगा, ये CH2, तो CH2 होगा 3 बार। क्यों, क्योंकि CH2 में क्या हुआ बेटा, CH2 में C के 4 संयोजकताओं में 2 के साथ तो हाइड्रोजन है और 2 बचे हुए हैं, तो 2 संयोजकता एक के बाद एक लिंक करते जाएगा। फिर अगला टर्म पारी आती है ये CH3 के लिए, ये लीजिए। अब आप चाहो तो इसको ओपन करके लिख सकते हो, ओपन करके लिख सकते हो अलग अलग। कैसे ओपन करोगे जरा समझो। CH3 ये लीजिए, करके देखो, थोड़ा फास्ट बता दिया मैंने, अब हर बार एकदम स्लो तो नहीं रह सकते ना। तो ये डबल बॉन्ड O, CH2, ये CH3। तो इस जगह पर एक बार और कोशिश करो, मैंने एकदम डिटेल में बताया है, लेकिन आपको और डिटेलिंग चाहिए तो थोड़ा सा करके देखो, अपने आप डिटेल हो जाएगा, आपसे ही खुद डिटेल हो जाएगा, मुझे और ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12, अगर मैं कहूं मेरे पास है CH3CONH2, तो क्या आप इसे बना सकते हैं? बोलो। अब आप आज की क्लास में संरचना सूत्र बनाने की पूरी तैयारी आप में हो चुकी है, आप पूरी तरह से संरचना सूत्र बना सकते हो। किसका मतलब क्या होता है, CH2, एक्चुअली CH2 की 2 संयोजकताएं, इसलिए वो लाइन से जुड़ेगा। CH3 एक ही संयोजकता बचा हुआ है और 2 बार दिया है, इसका सीधा सा मतलब एक ही बार जुड़ेगा, तो ये 2 बार अलग अलग। तो ये ऐसे कई चीजें आपको देखने को मिलेगा। मैं इसके बाद लाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करूंगा, यानी जो जो चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेंगी उन सबके बारे में बात करूंगा। और हाँ बेटा, हेलो एल्केन नेक्स्ट क्लास से चालू हो रहा है। जब भी आपका अगला लेक्चर 12th का आएगा, यानी आज बुधवार है तो गुरुवार को आएगा, सॉरी बुधवार है तो शुक्रवार को आएगा, तो शुक्रवार को मेरा 12th की क्लास आने वाली है। तो 12th की क्लास के टाइम आप अगले क्लास में फिर रहिएगा, जब तक आप पूरा तैयार कर लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से। चलो साहब, इसमें बात करते हैं। CH3CONH2 कैसे बनाओगे? C के बारे में जानते हो ना बेटा, तो जो जानते हो उसको तो बिल्कुल पूरा करो यार। ये है 3H, ये लीजिए 3H। फिर उसके बाद आता है CO, फिर मैं बात करूंगा भाई CO,
CO की बात करता हूं तो C 4 संयोजकताएं, जिसमें से एक के साथ बॉन्ड ये हो गया, और O है तो O का मतलब तो जानते हो, 2 संयोजकताएं, 2 संयोजकताएं, एक इनके साथ एक इनके साथ। फिर N के बारे में क्या जानते हो? नाइट्रोजन के बारे में जानते हो कि अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 हो गया और ये 5। ये बंध नहीं बनाता है, युग्मित बंध नहीं बनाता, अयुग्मित बनाता, तो एक इनके साथ बंध बना लिया। फिर उसके बाद होता है H2, ये H इनके साथ, H इनके साथ, हो गया। ऐसे ही करते रहना है, ऐसे ही करते जाना है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है। होमवर्क, घर में इन अणुओं की संरचना सूत्र बिल्कुल बनाना। आप क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। प्रश्न है, निम्नलिखित का संरचना सूत्र बनाइए। दे रहा हूं बेटा, देखो लिखते जाना। HCHO, HCONH2, CH3, COOH, HCOOH, CH3, OC2H5, CH3, COCH3। कुछ चीजें आपको दोबारा भी दे रहा हूं, ध्यान रखना, यानी पहले बना दिखा चुका हूं, लेकिन बस इसी को देख करके आपको बनाना है। C3H4, C6H6, C2H5, COOCH3, C3H7, CONH2 आदि। अब बस इतना कर लिए, आपको संरचना सूत्र बनाने का कॉन्फिडेंस आ गया और आप बेहतर कर पाएंगे। यह होता है पहला काम कि आपको संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए। कुछ और भी बातें करेंगे। हम पहला काम कर चुके हैं, संरचना सूत्र बनाने का काम हो चुका है। अब दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों के लिए, वो है कि IUPAC में नामकरण की बात आती है। तो मैं उसके बारे में अगली क्लास में बात करूंगा और आगे बताऊंगा कि किस तरह से नामकरण कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत जरूरी काम है कि संरचना सूत्र बनाने की पूरी प्रैक्टिस करना। लेकिन मैं थोड़ा सा काम और कराता हूं कुछ चीजों को। कार्बनिक यौगिकों में बंधों के प्रकार। इसको हम दो तरह से लेते हैं बंधों के प्रकार को। पहला है संख्या के आधार पर, और दूसरा है प्रकृति के आधार पर। संख्या के आधार पर बेटा 3 प्रकार का होता है। पहला
एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड, द्विबंध, और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। प्रकृति के आधार पर यह दो प्रकार का होगा। एक है सिग्मा बंध, इसको सिग्मा ऐसे स्मॉल एन, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा है पाई बंध। इस तरह से तो बंध के आधार पर जो बंधों के प्रकार जो होते हैं कार्बनिक यौगिकों में, जो दो परमाणुओं के बीच जो बंध होता है वो दो आधार पर देखा गया है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, सिग्मा बंध, पाई बंध। अब एक यहीं पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। जैसे कार्बन के बीच में देखें सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से कार्बन। अच्छा, मैं कार्बन ना लेके दो ए बी बस लिख देता हूं ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उदाहरण में दो परमाणु ए और बी जुड़ा हुआ है सिंगल लाइन से, ए और बी जुड़ा हुआ है डबल लाइन से, डबल बॉन्ड होगा ये। ए और बी दो परमाणु में जुड़े हुए हैं तीन लाइन से, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है। सिग्मा बंध, पाई बंध अतिव्यापन के प्रकार पर निर्भर करता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग है, पूर्ण तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, सिग्मा बंध स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बनता है। इसकी डिटेल जानकारी हम आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जहां जहां पे जैसी जैसी परेशानियां आती जाएंगी उनको क्लियर करते जाएंगे। आज के क्लास को बढ़ चढ़ के पढ़ना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और क्वेश्चन जो होमवर्क दिया है उनको बना कर लाना है। अगर आप होमवर्क बना के दिखाओगे, बहुत सारे प्रश्न मैंने होमवर्क में अलग से और दिए हैं, नीचे लिंक दिया, उसमें भी जाकर के आप होमवर्क पूरा करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। फिलहाल सिग्मा और पाई बंध कहां पर नजर आते हैं मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटा, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन जब दो परमाणुओं के मध्य, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे दो परमाणुओं के मध्य वो ट्रिपल बॉन्ड हो, हर स्थिति में एक सिग्मा होगा, बाकी ये पाई होगा, और ये एक सिग्मा होगा, बाकी ये दोनों यहां पर पाई बॉन्ड होगा। मैं आपको ज्यादा बेहतर तरह से यहां पे बता देता हूं सिग्मा पाई बंध, और कहां पे कौन सा बॉन्ड है इनके एग्जांपल भी दे देता हूं। चलिए देखिए, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड, दो परमाणु अगर आपस में इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इस जगह पर केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। दो परमाणु अगर इस तरह से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। दो परमाणु अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा इस तरह से, तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, तीसरा पाई होगा। मतलब सिग्मा बंध हर स्थिति में आएगा, लेकिन पाई बंध हमेशा द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति में आएगा। उदाहरण पे ध्यान देते हैं। चलिए अब संरचना सूत्र की बात करते हैं। चलिए मैं कहता हूं कि CH4 में आप जानते हो कि क्या बनता है, यह संरचना सूत्र है इसका। तो इस जगह पर सभी बंध सिग्मा होगा, सिग्मा 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 सिग्मा। तो इसमें क्या लिख सकते हो, सिग्मा बंधों की संख्या क्या होगी, इसमें सिग्मा बंधों की संख्या है 4,
और पाई बंधों की संख्या क्या होगी? इसमें पाई बंधों की संख्या होगा 0। अगर एग्जाम्पल और ले लें, दूसरा C2H6 की बात करूं तो क्या होगा, जरा देखें। ये मत पूछना बच्चों कि ये ऐसे कैसे बन गया, ये तो सिखा चुका हूं संरचना सूत्र बनाना। संरचना सूत्र बनाने के बाद हमारे पास कई तरह की स्वतंत्रताएं आ जाती, बड़ी बड़ी चीजों को हम समझने लायक बन जाते हैं। आज वही करने वाले हैं। चलो देखें। अब यहां पर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी, पाई बंधों की संख्या कितनी है, जरा देखें। एक, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बंध, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बंध, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बंध, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बंध, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बंध और सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? सिग्मा बंधों की संख्या यहां पर है 1 2, तो इस अणु में देख रहे हैं 3 3 6 और 1 7। पाई बंधों की संख्या कितनी है? शून्य। अब यहां पर देखें, तीसरा एग्जांपल, C2H4 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी है? CH4, C डबल बॉन्ड C, और ये इसकी संरचना सूत्र है। बता चुका हूं ना, सिखा चुका हूं मैं आपको, पर प्रैक्टिस करना है आपको। 12th को बहुत मजेदार बना सकते हो आप, और इतना मजेदार कि आप समझ लो कि क्लास का टॉपर भी बनोगे और दिमाग भी काम करेगा और हमेशा इसको खेलने और पढ़ने का मन करेगा। यह बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब बताओ बच्चों कि इसमें सिग्मा बंध कितने हैं? यह सिग्मा बंध है, यह भी सिग्मा बंध है, जबकि इसमें 2 बंध है, यानी डबल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा है एक पाई है। यह सिग्मा है और यह सिग्मा है। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? कितना होगा बोलो? 1 2 3 4 5। लेकिन वहीं पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 ओनली, 1। और कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, चलिए। चौथा, CH3 COOH में, फिर इसकी संरचना सूत्र आपको बनाना है। संरचना सूत्र बना के देखिए क्या होगा। इसका संरचना सूत्र कुछ ऐसा बनेगा, 3H, डायरेक्ट बना सकते हो, 3 बंद बनेगा इसमें, चौथा बंद एक बचा हुआ है, CO, C डबल बॉन्ड O पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, OH। अब चेक करो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितना है। ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा है और दूसरा पाई है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। तब अब बताओ सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? सिग्मा बंधों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7। पाई बंधों की संख्या 1, और फिर पाई बंधों की संख्या हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इसको कह सकते हो नंबर ऑफ LP। कितने हैं? एक युग्मित, दूसरा युग्मित, तीसरा युग्मित, चौथा युग्मित, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। LP यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। क्यों बच्चों, बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है ना? तो हर एक चीज बड़ा आसान हो जाता है अगर आप इस तरह से करते हो तो। ठीक है, तो सिग्मा बंधों की संख्या, पाई बंधों की संख्या आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या भी आपको क्लियर हो चुका है। इसी के आधार पर एक काम और किया जा सकता है, यह भी बता दूं। अभी कुछ बच्चे भागना चाहते, भाग जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यार अगर आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही है तो यार रेगुलर रखो, कंटिन्यू रखो। मैं थका नहीं हुआ भाई, यहां पर देख लो 9:11 हो चुके हैं, है ना, फिर भी मैं थका नहीं हूं। तो बोलिए, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? चलिए साहब आगे बात करते हैं। एक बड़ी हंसी चीज बताता हूं। आप आज की क्लास में क्या सीखे? चलो थोड़ा सा रिवीजन ही कर देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज की क्लास में मैंने आपको कहा है कि कार्बनिक रसायन आज से सीखना शुरू कर सकते हैं, आज से स्टार्ट कर दीजिए। आपने क्या सीखा? लास्ट में मैं और एक नई चीज सिखाऊंगा। आपने सीखा कि भाई किसमें कौन कौन से तत्व हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनके बारे में हमको पढ़ना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। तब अगर यहां पर कहूं कि संरचना सूत्र बनाना आप सीख गए, तो ये संरचना सूत्र बनाना सिखाया गया। फिर दूसरी क्या बात की कि बंधों के प्रकार जाने, सिग्मा बंध, पाई बंध कैसे निकालना, ये पता चल गया। साथ में आपको ये भी पता चल गया कि यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाते हैं। तो सिग्मा बंधों की संख्या, पाई बंधों की संख्या। एक और बात होता है कि जैसे मैं अगर यहां पर बोलता हूं बच्चों की CH3 Cl का संरचना सूत्र इसमें बात करूं तो C पे देखो 3 H तो जुड़ा ही हुआ है, Cl 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, ये देखो। तो यहां पर तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस जगह पर कितने युग्मित है, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर है। तो सिग्मा बंधों की संख्या 4 है, पाई बंधों की संख्या 0 है और एलपी की संख्या यहां पर कितना है? 3 है। हर जगह पर निकाल सकते हो। जरूरत के टाइम पे मैं आपको संकरण बताऊंगा निकालना, आपको प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, इन सब के बारे में भी बात कराऊंगा। तो अगला क्लास जो होगा हमारा हेलो एल्केन, उसे कैसे, हेलो एल्केन होता क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसको बनाने की विधियां, रिएक्शन कैसे याद किया जाए, सब के बारे में क्लियर बताते जाऊंगा। IUPAC नेमिंग के बारे में भी अच्छे से बात करूंगा। तो हर चीज सीखेंगे, समावता भी सीखेंगे। तो भाई पढ़ना है। आज की क्लास काफी लंबा हो चुका है, सो मैं कहूंगा कि ये क्लास पूरा देखें, पूरा प्रैक्टिस करें और बहुत कुछ सीखेंगे आप। एक बात और, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन क्या होते हैं, ये भी आपको जानना है। तो बाद में बात करेंगे ना, चलेगा? तो चलिए, आज हमने चैट पे ज्यादा बात नहीं किया क्योंकि आज पढ़ना था, सीखना था। समय देंगे आपको बात करने के लिए, आप जो भी बात करना चाहेंगे वो करेंगे हम आपको। आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।